देखिए, जब हम लोग सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं तो हमको पता है कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, भले ही जैसा भी फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं, क्वासी फेडरल है, थोड़ा सा इंक्लाइन टुवर्ड सेंटर है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी देश को चलाने के लिए सेंटर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्पैटिबिलिटी, कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन, तीनों ही चीजें चाहिए हमको। मतलब ट्रिपल सी का फॉर्मूला याद रखिएगा, कंपैटिबिलिटी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये हमको सेंटर और स्टेट्स के बीच में चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि कभी तुमने सेंटर कहीं देखा है? ऐसा सेंटर कहीं तो दिखता नहीं अपने को कि भाई ये सेंटर है। फंक्शंस होते हैं सेंटर के, जबकि स्टेट को तुम देखते हो ये टेरिटरी है स्टेट की, ये स्टेट गवर्नमेंट है, और उधर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको दिख जाती है और एक पार्लियामेंट दिख जाती है। अदरवाइज तो दिल्ली में, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, वो भी एक अलग से स्टेट जैसा ही है कि नहीं है? अब रेलवेज है, किसका है रेलवेज? सेंटर का। लेकिन पटरियां कहां कहां पर हैं? पूरे देश के स्टेट्स में है। तो कोऑपरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यही बात हम याद रखते हैं कल जब हम लोगों ने फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़ा, और इसके बाद कल जब हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ा, और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस। तो ये तो आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, यूनियन स्टेट या सेंटर स्टेट, जो भी आप लिखते हो, वो पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और आर्टिकल 256 से 263 के बीच में है। ठीक है? अब देखो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सेंटर की भी हैं और स्टेट्स की भी हैं। इसमें 4 मेजर फोकस एरियाज हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में, और वो चारों एरियाज कौन सा है? नंबर 1, मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। नंबर 2, highest degree of cooperation, coordination and compatibility between the center and the states, and among the states too भी लिखिएगा इसमें। नंबर 3, settlement of disputes, settlement of disputes between center and states and between oblique the states, between oblique amongst the states। मतलब इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स भी तो होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को भी हम रिजॉल्व करेंगे और प्रॉपरली रिजॉल्व करेंगे। और एक आपने आर्टिकल 355 पढ़ा हुआ है, 355, 356 के ठीक पहले यदि आपको याद हो, तो जब 355 को हम लोग पढ़ते हैं तो उसके पीछे यही होता है कि भाई हम सेंटर को कुछ ऐसी पावर्स दे देते हैं जिसमें वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर ले। दैट इज ड्यूटी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 355, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है? और आपको पता है जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है तो हम कहते हैं ना भाई ये नहीं चला पा रहे हैं, तो आर्टिकल 356 इंपोज किया जाता है। तो आर्टिकल 355 में हमको ड्यूटीज भी दिख रही हैं। किसकी? सेंटर की। किस लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है
कि कोई एक्सटर्नल इन्वेजन होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो सेंटर क्या है कि भैया ये तो तुम्हारा स्टेट का काम है, इसमें हम क्यों हाथ डालें? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटर टू, आई ऑलवेज से इट। ठीक है, और इसलिए कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंटैलिटीज दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ हमारी मॉडलिटीज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, और वो मेनली 4 आपको दिखते हैं। पहला, डेलीगेशन एंड रिवर्स डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एंड रिवर्स डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। आप जो ये रिवर्स डेलीगेशन है इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल लीजिएगा ताकि आपको समझा पाऊं मैं। देखो, डेलीगेशन क्या होता है? जब सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देता तो उसको डेलीगेशन कहते हैं, भाई ये तू कर दे। यही होता है ना डेलीगेशन, हिंदी में बोलते प्रत्यायोजन। भाई मान लीजिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं इनसे कहूं कि आज आकर के तुम पढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारा ये टॉपिक अच्छा है, ये आकर के यहां पढ़ाते। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने फंक्शंस को इनको डेलीगेट किया। ठीक है, रिवर्स डेलीगेशन कभी हम लोग पढ़ते नहीं है वैसे, लेकिन यदि ये हमसे कोई काम कहें कि सर ये मेरा काम है और जरा इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, और फिर मैं इनके काम को देख लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स डेलीगेशन होगा। सीनियर सबऑर्डिनेट को देता है तो हम डेलीगेशन बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली तो डेलीगेशन इसको भी कहेंगे, इसीलिए हमने उसको इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखवा दिया कि उसको रिवर्स डेलीगेशन क्यों है। तो आप समझ गए, यूनियन जब स्टेट को देगा तो डेलीगेशन है, लेकिन स्टेट भी अपने फंक्शंस सेंटर को दे सकती है कि भाई साहब ये हमारा काम आप देख लो जरा। इसको मैंने नाम दे दिया रिवर्स डेलीगेशन, ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए कि रिवर्स डेलीगेशन हम क्यों बोल रहे। तो पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट है सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट्स, सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट्स, कि भाई ये काम ऐसे करो, इस समय ये करो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तीसरा, एक और आपने देखा होगा जो अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, आपको पता है 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं हमारे यहां पर। पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको आप आईएएस बोल रहे हैं, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विसेज, और तीसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन में लोग फॉरेन सर्विसेज को भी ऑल इंडिया सर्विसेज में डाल देते हैं। फॉरेन सर्विसेज जो है वो सेंट्रल सर्विसेज है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। समझ गए मेरी बात को? अक्सर ये कंफ्यूजन लोगों को होता है, क्योंकि पढ़ते कैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो आईएफएस में वो फॉरेस्ट के बजाय वो फॉरेन पे कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 है हमारी, तो इनको क्यों बनाया गया? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको पता है दे आर रिक्रूटेड बाय द यूपीएससी, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड एलोकेटेड टू द स्टेट्स। होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस बनते हैं, तो आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी आपका सिलेक्शन प्रोसेस करती है, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन देती है कि भाई ये आईएएस बनने के लायक हैं। फिर आपका जो अपॉइंटमेंट का आता है वो कौन देता है? वो प्रेसिडेंट। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट कर देगा उसके बाद आपको किसी एक स्टेट को दे दिया जाता है कि भाई आप इस स्टेट में ही नौकरी करेंगे। कहते हैं ना कार्डर मिलता है, यूपी कार्डर, एमपी कार्डर, बिहार कार्डर, तमिलनाडु कार्डर, इस तरह से आप एक स्टेट के पर्टिकुलर हो जाते हैं। बीच बीच में कभी कभी आप सेंटर के डेपुटेशन पे भी जाते हैं, और कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में दूसरे स्टेट में भी आपको दे दिया जाता है कि भाई चलो वहां पे काम कर लो, यदि कुछ
कहानी डिफरेंट हो रही हो तो बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। तो आप जरा सोचो, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है तो सेंटर के पास, लेकिन स्टेट को दे दी गई है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वही इनके ट्रांसफर पोस्टिंग भी करती है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इनको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, क्योंकि ये एक रूल है कि जो अपॉइंट करेगा या तो वो या उससे सीनियर अथॉरिटी ही रिमूवल कर सकती है। तो चूंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो रिमूवल कौन करेगा, हटाएगा कौन? वो प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई है नहीं, तो प्रेसिडेंट ही हटाता है। तो ये एक बड़ा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की अपने ऑल इंडिया सर्विसेज से, क्योंकि उनको पता है ये लोग यदि हमारे तरह से काम करेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन बना रहेगा। अब वो उसकी डिस्क्रिपेंसी जो है उस पर कभी चर्चा आराम से हम करेंगे आपसे। और तीसरा है कि भाई स्टेट स्टेट के बीच में भी तो कुछ मुद्दे रहते हैं, तो उसके लिए बनाया गया इंटर स्टेट काउंसिल। क्या बनाया गया? इंटर स्टेट काउंसिल। तो अब आप देखो, पहला डी याद रखो, दूसरा डी याद रखो, तीसरा एआईएस याद रखो और चौथा आईएससी याद रखो। डीडी ऑल इंडिया सर्विसेज इंटर स्टेट काउंसिल, ऐसे याद रखो। पहला डेलीगेशन, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा ऑल इंडिया सर्विसेज और चौथा इंटर स्टेट काउंसिल। यही एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का कुल मिलाकर के कहानी है। और जब हमने आपको पहले बताया था तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस है, उसको देख लो, कोऑर्डिनेशन कर लो, ये तो कॉमन बातें हैं। कोऑपरेशन करो, कॉम्पैटिबिलिटी बना के रखो, डिस्प्यूट सेटलमेंट कर लो और आर्टिकल 355 को यूज करो। भाई हमको बचाने की जिम्मेदारी, राज्यों को बचाने की जिम्मेदारी सेंटर के, ये बात भी भूलनी नहीं है।